कल हमने तीन स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस किए थे। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म। आज हम चार और स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस करेंगे और इसके साथ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो जीन पियाजे ने दी है और इसके अलावा कोलबर्ग ने दी है, उन दोनों को डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए और मुझे भी जो है वो नींद ना आए और मुझे भी आपको समझाने की तौफीक खुदा ताला दे। गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट जो नजरिया है ना, ये लोग कहते हैं होल, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ये साइकोलॉजी का वो फिरका है, साइकोलॉजी के वो स्कूल ऑफ थॉट, वो लोग हैं जो चीजों की परसेप्शन बनाते हैं ओवरऑल। जनरली एक चीज को देख के उसके मुताबिक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये ऐसे हो रहा है। जैसे मैं कहीं भी जा रहा था और मैंने देखा कि कुछ लोग बैठे हैं और मेरी जो पहली नजर पड़ी ना, तो वहां पड़ी कि कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं। तो मैंने फौरी तौर पे ये परसेप्शन दे दी, एक रिजल्ट दे दिया कि वहां पे ताश खेली जा रही है। हालांकि वहां 50 बंदों में से कोई 5-7 लोग ताश खेल रहे हैं। तो मेरी एक परसेप्शन एक बन गई कि ये यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसके लिए हम किसी चीज को एक ही लम्हे के अंदर जज कर लेते हैं, एक ही लम्हे के अंदर परसेप्शन बना लेते हैं कि ऐसे हो रहा है, और उसी को हम एक रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। हम चीजों को छोटे छोटे पार्ट में नहीं देखते। जैसे था ना वो उसके स्ट्रक्चरलिज्म के टोटली अगेंस्ट है। स्ट्रक्चरलिज्म कहते थे हर चीज को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करो, फिर उसके बाद यानी उसका एनालिसिस करो, उसके बाद उसकी उसकी सेंसेशन के जरिए उसको एनालिसिस करो, उसके बाद उसके नतीजे बताओगे क्या। लेकिन ये कहते हैं कि ये एक ही लम्हे के अंदर किस चीज के मुतालिक फैसला कर ले। ये साइंटिफिक नहीं है, यानी ये स्टेप बाय स्टेप नहीं देखते, ये एक ओवरऑल एक जनरल सी एक डिस्कशन कर देते हैं, रिजल्ट दे देते हैं। कुछ ना कुछ आपको समझ आ गई होगी। जो नए लोग हैं उनके लिए इतना सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर लेना, इतनी बात समझ लेना कि गेस्टाल्ट वाले क्या कहते हैं, ये काफी है। होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ये चीजों की ओवरऑल जो उसकी उसका मुताल्लिक होता है उसको देख रहे होते हैं। एक्सपोनेंट इसका मैक्स वर्दीमीर है, और इसके साथ कोलर, कोफका, कोर्ट लेवन, ये लोगों ने भी इसके साथ काम किया था। तो मैक्स वर्दीमीर इसका फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म कहा जाता है। द फिलोसफी, ये जर्मन फिलोसफी है, और इनका ये उसका उनका मुद्दा स्लोगन है, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल इज डिफरेंट देन, ये कहते हैं कि जो होल होता है ना वो अपने पार्ट से डिफरेंट होता है। आप लोग जो है वो भी, ईद गुजरी है, आपने ईद पे जाके ना और वो केक लिया होगा या बेकरी से, और वो केक जो है आपने ओवरऑल आपने आप केक को एंजॉय किया, आपने खाया। लेकिन आपकी परसेप्शन, अगर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये केक कैसे बनता है, उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर, अब मैं आपको लेके दे देता हूँ, अच्छा यार केक तो मुझे मिला नहीं है, ये थोड़ी सी मैं क्रीम लेके आया हूँ, मैं ये थोड़ी सी ब्रेड लेके आया हूँ, ये मैं चीनी लेके आया हूँ, आप जो है ना केक खुद बना लो। क्या वो जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या वो और जो उसकी जो है वो केक है, क्या वो बराबर होंगे? क्या आपकी परसेप्शन ऐसी बनेगी कि ये जो है ना ये जो चीजें लेके आया इससे इस तरह का केक तैयार हो जाएगा? तो स्ट्रक्चरलिज्म वाले होते तो वो तो इन सारी चीजों को देखते। लेकिन जो गेस्टाल्ट वाले तो ओवरऑल केक को एंजॉय करना चाहते हैं, इनको जो आप चीजें लेके गए इनको गुस्सा ही आएगा कि क्या बनाए, उठा के आ गया है। तो टोटली अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट है। ये कुछ हिस्सों को तकसीम नहीं करते, वो करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म वाले। ह्यूमन एक्टिविटी, ये कहते हैं कि यार इंसान की जो एक्टिविटी है उसको ना छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। एनी एक्टिविटी आप थिंकिंग, किसी चीज के मतलब सोचना, सेंस से उसको फील करना, उसके मतलब परसेप्शन बनाना, इस कहते हैं ये सारे एज ए होल हम इसको देखते हैं। हम चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग से नहीं करते, यानी ये ओवरऑल परसेप्शन बनाते हैं। टेकिंग एन इमीडिएट डिसीजन एंड बिहेवियर अकॉर्डिंगली, ये जो है वो इमीडिएट फौरी तौर पे डिसीजन लेना लेते हैं। अब देखें, जैसे ही उन्होंने एक ही नजर में किसी चीज को देखा तो फौरी तौर पे इन्होंने डिसीजन ले लिया, और उसके मुताबिक इन्होंने रिएक्शन, यानी ये क्योंकि इन्होंने तो परसेप्शन बनानी है, ये तो उसको साइंटिफिक एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये तो उनके पार्ट्स के अंदर तकसीम करके एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये तो चीज को देख के ओवरऑल उसका कर रहे हैं कि यार ये जैसे मैंने किया। खैर मैं अब इसको नहीं बता, दे यूज टर्म इंसाइट,
इंसाइट की टर्म ये यूज करते हैं। इंसाइट होता है ये अंदर से यानी इंसाइट, यकदम एक चीज सोची और उसके मुतालिक ये बात कर दी। लुक एट द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज अ होल, इंसान का माइंड और उसका बिहेवियर, इंसान जो कर रहा है उसको एज ए होल ये देखता है। इसके अलावा अभी देखिए म्यूजिकल हारमोनी, आप लोग गाने सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं ना, मतलब नहीं सुनते तो अच्छी बात है। अगर सुनते हैं तो क्या आपने कभी उसकी जो एक ही सॉन्ग के अंदर, एक ही टून के अंदर 10 तरह की धुनें शामिल करके एक बड़ी माजूज करने वाली एक जबरदस्त सी ट्यून आपके सामने, यानी एक म्यूजिक आपके सामने आया, और आपने क्या म्यूजिक को ब्रेक डाउन किया कि यार ये वाली चीज है इसकी वजह से अच्छा लग रहा है, ये चीज है, ये इतनी चीजें मिक्स कर, वो तो ओवरऑल आपने देखा है ना, म्यूजिक चला, आपको आपको चार्म किया, आपको उसको अच्छा लगा है। तो व्हेन डिफरेंट, अब हालांकि डिफरेंट म्यूजिक मिलते हैं और प्लेजेंट साउंड हमारे पास जो है वो आती है। इसी तरह जो टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन होती है, ये भी एज ए होल ये चीजें भी इसके अंदर काउंट होती हैं। इसकी एप्लीकेशन एजुकेशन में क्या है, मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाता हूँ ये तरीका गेस्टाल्ट वाला ही है। यानी मैं आपको चीजों की ओवरऑल परसेप्शन बता देता हूँ कि ये बात क्या कर रहे हैं, इनके स्टार्ट वाले क्या बात कर, फिर मैं उनको डिटेल में बाद में जा रहा हूँ। तो पहले ये वाले एक ग्रेटर पिक्चर देते हैं किसी भी चीज के हवाले से। आप मुझसे किसी, यार मैं ये बंदा ठीक कोई नहीं है, मैंने ओवरऑल बता दिया। अब आप पूछते हैं क्यों बंदा ठीक नहीं है, फिर मैं उसकी छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो है वो, यानी ओवरऑल हम एक एक ही फैसला करना, एज ए होल देखना, बड़ी पिक्चर देखना, बड़ा कंसेप्ट पहले देखना, बारीकियों में ना जाना, ये इनकी है, इनकी एप्लीकेशन है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, अब देखिए आपको कोई प्रॉब्लम पेश आया है और उस प्रॉब्लम को हल की तरफ हमने जाना है, हम ये नहीं देखते इसके हल के लिए मैं फलां सोल्यूशन फलां पढ़ना पड़ेगा, फलां पैसे चाहिए, फलां बंदे की हेल्प चाहिए। हम चाहते हैं, हम कहते हैं हमें इसका हल मैं निकाल लूंगा, मैं इसका हल हमारे पास है, इसका तोड़ है। टीचर पुट सिचुएशन ऑन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट, टीचर बच्चे के सामने सिचुएशन रखता है और स्टूडेंट क्रिटिकली थिंक एंड फाइंड, तो स्टूडेंट जो क्रिटिकली उसके बारे में सोचता है और सोल्यूशन को फाइंड करता है। इस तरह जो हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तजर्बा कर रहे हैं, वो तजर्बा भी हम पहले से तय कर रहे होते हैं कि भाई आज ये जो हम तजर्बा कर रहे हैं इसके बाद हमें ये चीज मिलेगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेज, स्टूडेंट बिल्ड देयर नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, तो ये जो स्टूडेंट हैं वो अपना नॉलेज इन्वायरमेंट से बिल्ड करते हैं, क्योंकि इसके होल ये वाले जो है चीज़ों की ओवरऑल हैबिट, चीज़ों को ओवरऑल देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो नॉलेज को बिल्ड करते हैं वो इस चीज़ का सहारा लेते हैं, मतलब किसी तरह इसको रिलेट कर लीजिएगा। क्लियर एंड ऑर्गेनाइज लर्निंग मटेरियल, व्हाट विल वी लर्न आफ्टर दिस करिकुलम, हमें एक मुकम्मल तौर पे, जैसे मैं कहता हूँ टॉपिक पढ़ाता हूँ और ओवरऑल आपको पहले जनरली सबका बता देता हूँ, तो ओवरऑल परसेप्शन आपकी बन जाती है कि ये क्या पढ़ाया क्या जा रहा है। मुझे आवाज कोई नहीं आ रही, आप प्लीज मैसेज कर दें, मुझे बस माइक हिलता हुआ नजर आ रहा है शुएब साहब आपका, तो आप जो है ना वो मैसेज कर दें, आवाज मेरे तक कोई नहीं पहुंच रही। क्रिटिसिज्म इनका ये है कि परसेप्शन को करते हैं, एक सिंपल बड़ा कम्प्लेक्स चीज को बड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, एज ए होल चीजों को देखते हैं, ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, और इसकी जो है वो बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है लर्निंग और डेवलपमेंट के अंदर। और ये कल्चरल, अब देखें मैं चूंकि एज ए होल की बात कर रहा हूँ, अब एज ए होल एक चीज का कल्चर मेरे यहाँ मुख्तलिफ है, चूंकि ये फिलासफी है वेस्टर्न है, वेस्टर्न के कल्चर मुख्तलिफ है, मेरा कल्चर मुख्तलिफ है, यहाँ के लोग की सोचने समझने की चीजों को करने की आदत रवैये मुख्तलिफ हैं, वेस्टर्न के और हैं, तो ये इसलिए ये कल्चरल भी जो है वो ये थ्योरी जो है वो सूटेबल नहीं है। क्या स्टार्ट की समझ आ गई कुछ ना कुछ? आगे चलूं? आप आते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक इंसानों से निकला है ये साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, ये भी साइंटिफिक मेथड नहीं है, और ये भी जो है ना वो कहते हैं कि वो हमने एक पढ़ी थी थ्योरी एग्जिस्टेंशियलिज्म वाली, जैसे वो बातें करते हैं ना कि इंसान को अहमियत देते हैं, ये भी कहते हैं यार इंसान कोई मशीन कोई नहीं है, इंसान जो है ना ह्यूमन बीइंग को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, उसकी बात के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, उसको हमें चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, और यानी ये इंसानों के नजदीक है, ये इंसानों को एज ए मशीन या इंसानों को एज ए जो है ना रोबोट लेके चलने के हक में ये नहीं है। इसके जो एक्सपोनेंट है ना उसमें एक मास्लो है जिसने हायरार्की ऑफ नीड दी है,
कार्ल रॉजर्स है जिसने क्लाइंट सेंटर थ्योरी भी दी है, जिसे कहते हैं चाइल्ड सेंटर थ्योरी भी कह सकते हैं, क्लाइंट सेंटर थ्योरी, और इसकी एक और इसका नाम भी है कार्ल रॉजर्स की पर्सन सेंटर थ्योरी, वो भी इसी तरह इसके एक और नाम भी है। तो ये इसने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये कहते हैं इंसानों को ज्यादा वैल्यू देता है, कहते हैं इंसान को मशीन कोई नहीं है, इंसान की जो फ्री विल है उसको आज़ादी है अपने फैसला करने में, अपनी बात करने में, अपनी चॉइस में, इंसान को इज्जत दी दी जानी चाहिए। और इंसान जो है वो वही है जो पूरे इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है। और ये चीज़ों के मुताबिक होलिस्टिक व्यू रखते हैं, इंसानों के मुतालिक जो है एक अच्छी सोच रखते हैं। कहते हैं कि हर इंसान यूनिक है, हर इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो मुख्तलिफ है, और हर इंसान की पर्सनैलिटी को स्टडी किया जाना चाहिए। हायरार्की ऑफ नीड इन्होंने दी, इन्होंने चाइल्ड सेंटर थ्योरी दी, इन्होंने ये एम्पैथी और सिंपैथी के ऊपर फोकस करते हैं। सिंपैथी कहते हैं कि जब हम किसी के मुतालिक हमदर्दी शो करते हैं, सिंपैथी। और एम्पैथी होता है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ सिंपैथी, यानी जब हम किसी के दुख बताने पे हम उस दुख को ऐसे फील करते हैं जैसे वो मेरे ऊपर हो, यानी वो सानिया जैसे मेरे ऊपर गुजरा हो। टू पुट योर सेल्फ इन अदर शूज, यानी उस अपने आप को उस बंदे की जगह पे रख के देखना जो किसी तकलीफ के अंदर है। जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ सिंपैथी होता है, काइंडनेस होता है, वो एम्पैथी होता है। और वैसे सिंपैथी किसी के लिए हमदर्दी हो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सिंपैथी हो जाएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट बात करते हैं। मावलो की हायरार्की ऑफ नीड हमने मोटिवेशन के चैप्टर के अंदर पढ़ना है। मावलो की हायरार्की ऑफ नीड के अंदर ना आखिरी जो बात है वो बात करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली होता है कि किसी भी शख्स का अपने फुल्ली पोटेंशियल को यूज करके लोगों की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए करना, यानी अपने आप को बेहतर करना, अपने आप को किसी इन चीज का, यानी कि उसको उसके पास कुछ हो और फिर वो दूसरों को उस लेवल पे पहुंचाए। ठीक है। फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल टू यूज देयर फुल पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, तो ये लोगों की मदद करता है कि अपना मुकम्मल पोटेंशियल यूज करें किसी चीज को करने के लिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये होता है कि देखो, मुझे पता है कि मेरा टैलेंट क्या है, मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या मैं कर सकता हूँ। पहला मैंने ये पहचान, फिर मैं अपनी इन तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करके लोगों की फलाह बहबूद के लिए सोचता हूँ, लोगों के लिए अच्छा सोचता हूँ, लोगों के लिए हमदर्दी, सिंपैथी, एम्पैथी रखता हूँ। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही होगी। अपने आप को पहचान के और जिसके अंदर आप बेहतर हो उसके अंदर लोगों को ट्रेन करना, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना। कॉर्ल रॉजर्स जिसने सेल्फ कंसेप्ट वी ऑल थिंक अबाउट अस, हम अपने बारे में सोचते हैं, इस तरह इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात की। वो लोग जो बड़े सेल्फ मेड होते हैं, अपनी जात के ऊपर यकीन रखते हैं और कम बोलते हैं, कम गो होते हैं, लोग से मिलना कम पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो लोगों से मिलना, गपशप लगाना, दोस्तियां बनाना, ताल्लुकात बनाना, निभाना उनको अच्छा लगता है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। Roger believed that self-concept play a crucial role in determining a person's behavior and their psychological well-being। तो जो रॉजर कहता है कि सेल्फ कंसेप्ट, अपनी जात की पहचान, अपने जात के मुतालिक क्लियर होना, ये किसी भी इंसान को जो है वो उसके अपने बिहेवियर को, अपनी साइकोलॉजी को समझने के अंदर बहुत मदद करता है। रॉजर सेड देयर आर थ्री कंसेप्ट ऑफ, ये जो सेल्फ कंसेप्ट इसकी थ्योरी है, इसके तीन कंसेप्ट, सेल्फ इमेज, अपने इमेज क्लियर होना, सेल्फ एस्टीम, मोटिवेशन होना, आइडियल सेल्फ, अपने पास जो है वो एक आइडिया, अपने आप को ऊपर पूरा यकीन होना कि मैं ये कर सकता हूँ। क्लाइंट सेंटर थ्योरी और पर्सन सेंटर थेरापी नॉन, ये क्लाइंट सेंटर थ्योरी हो या पर्सन सेंटर थेरापी हो, ये नॉन डायरेक्टिव थेरापी है। ये डायरेक्टिव ये होता है कि जब आपसे कोई मशवरा लेने आए तो आप फौरी उसको मशवरे का जवाब दे दें, ये हो। लेकिन अगर आप नॉन डायरेक्टिव होता है, कोई मुझे आके डिस्कस करने आया तो मैं उसके सवाल के ऊपर सवाल करूं, मैं उसको जवाब नहीं बताता, बल्कि एक मैं डायरेक्शन नहीं देता, बच्चे को खुद पावर करवाता हूं कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और आई जस्ट गिव इंपॉर्टेंस टू अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो अनकंडीशन यानी कहता है कि जैसे हम है ना, अब मेरा बच्चा, मैं उससे कहता हूँ बेटा अगर आप मैट्रिक में पास हुए तो मैं आपको प्यार करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करता, भाई ये कंडीशन वाली मोहब्बत हो जाएगी। तो ये कहता है कि मोहब्बत जो है वो बड़ी अनकंडीशन होनी चाहिए। अनकंडीशन लोगों को बगैर सेल्फ के, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता, बगैर मतलब के कुछ भी नहीं होता, बगैर मतलब के कुछ भी नहीं होता। आपके साथ कोई अच्छा है तो उसका कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ मफाद वाबस्ता है, कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके लिए कोई इतना मेहरबान है। ठीक है। तो बस ये नॉन डायरेक्टिव कंसेप्ट था। और की इंपॉर्टेंस ऑन फुली फंक्शनल पर्सन, ये मुकम्मल तौर पे एक काम करने वाले इंसान को पसंद करते हैं जो थोड़ा हाथ पैर हिला लेंदा।
मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में हम डिटेल के अंदर बाद में गुफ्तगू करेंगे। एप्लीकेशन ये स्टूडेंट सेंटर थेरेपी है, पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप काम करती है, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रक्टर हर इंडिविजुअल को तवज्जो देती है, प्रमोटिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन बच्चों को अंदर से खुद से मोटिवेशन करते मदद करती है, और सेल्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन सेल्फ एक्सप्रेशन अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, मैं कैसे सोचता हूँ, मैंने क्या बात कही थी, अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन करना और सेल्फ एक्सपेरिमेंट अपना सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर काम करता है। क्रिटिसिज्म ये है कि ये बहुत ज्यादा इंसानों को अहमियत देते हैं, साइंटिफिक मेथड को इग्नोर करते हैं, बायोलॉजिकल को इग्नोर करते हैं, हर चीज के ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख रहे होते हैं, यानी कि हर देखें लोग नेगेटिव भी होते हैं, हम पॉजिटिव तो हर एक जगह पे नहीं कह सकते। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी बहुत कम है, ठीक है। कल्चर कंटेक्चुअल लिमिटेशन है, कुछ चीजों में किस कल्चर में कुछ होता है, किसी कल्चर में कुछ होता है, ठीक है, वो मुख्तलिफ है। तो ये इस तरह की बातें करते हैं। ये समझ आई आपको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का फलसफा क्या है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट है साइको एनालिटिकल। क्या है जी? साइको, आज मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, मुझे याद कोई नहीं है। हाँ लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, साइको एनालिटिकल ये दी है सिगमंड फ्रॉड ने। सिगमंड फ्रॉड जो है ना, ये वह बंदा अच्छा है, बातें बड़ी जबरदस्त करता है, लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम कुछ चीज़ों से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बातों को, इसकी किताब को बड़ा गौर से पढ़े ना, तो हमें कुछ ना कुछ हकीकतें भी मिलेंगी कि यार इस बंदे की परसेप्शन इतनी झूठी भी नहीं थी, कुछ कुछ ये सच्चा भी है। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है ना, ये सिगमंड फ्रॉड ने दी थी। बड़ा जबरदस्त एजुकेशनिस्ट है और साइकोलॉजी के अंदर इसका बड़ा रोल रहा है। ऑस्ट्रिया का था, वियना, ऑस्ट्रिया के जो शहर कैपिटल वियना के अंदर पैदा हुआ था। फिजिशियन भी था और न्यूरोलॉजिस्ट भी था, ठीक है, फिजिशियन डॉक्टर जो होते हैं ना, वो भी न्यूरोलॉजिस्ट भी था। इसने ना अनकॉन्शियस माइंड को बड़ी अहमियत दी है। सवाल बड़ा अहम है, किसी में फ्रॉड दें, किस चीज को ज्यादा मिले, अनकॉन्शियस। पहले तो हम ये बात समझते हैं बच्चों, अनकॉन्शियस क्या होता है। हम अपने दिन के 24 घंटों में से मैक्सिमम टाइम अपने अनकॉन्शियस के अंदर गुजारते हैं। अनकॉन्शियस क्या होता है कि देखिए, मैं क्या, एक होता है मेरा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस फुल्ली अवेयरनेस स्टेट। आप लोगों ने गाड़ी चलाना शुरू की, मैंने, आप ड्राइवर, आप में से कोई ड्राइवर बनना चाहा, वो पहले दिन स्टीयरिंग पे बैठा, सीट पे बैठा, स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, साथ में उसके गियर हैं, उसके एक पाँव एक्सीलरेटर के ऊपर है, एक पाँव उसके क्लच के ऊपर है, और जब वो कभी वो क्लच दबा के जो है वो दूसरे पाँव राइट के रेस दे रहा है, एक्सीलेटर दबा रहा है, कभी वो जो है वो क्लच से पाँव उठा के ब्रेक लगा रहा है, कभी वो इधर गियर बदल रहा है। अब एक जो नया बंदा होगा, उसको हर काम करने के लिए सोचना पड़ेगा कि कब कब मुझे क्या क्या काम करना है, कब मुझे जो है वो गियर लगाना है, आगे वो आ रही है चीज, मैं एकदम ब्रेक लगा, पहले क्लच दबाऊं, ब्रेक लगाऊं, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता गियर जल्दी से निकाल लूं। अब ये सारे काम से बड़ी तवज्जो से के साथ करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग अपनी ड्राइविंग इनिशियल वो बंदा क्या होगा, फुल्ली अवेयरनेस स्टेट के अंदर होगा। इट मीन कि वो कॉन्शियस स्टेट के अंदर होगा। लेकिन जब आपको ड्राइविंग आ गई, यानी मैं ड्राइव करता हूं, तो मेरी ड्राइविंग के दौरान वो जो है, मैंने कभी भी, अब मुझे सोचना नहीं पड़ता, यानी मैं किसी से बात भी कर रहा हूँ, इधर देख भी रहा हूँ, कॉल पे बात भी कर रहा हूँ, मैं जो है वो खुद ब खुद मेरे हाथ से गियर लग भी रहे हैं, खुद ब खुद क्लच से पाँव उठ के ब्रेक पे जो है वो भी आ जाता है, इधर से एक्सीलेटर को भी दबा, यानी सारे काम ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं, जबकि मैं गप्पे लगा रहा हूँ साथ बैठे बंदे के साथ, मैं जो है वो फोन सुन रहा हूँ, मैं कहीं और तवज्जो किया हूँ, लेकिन गाड़ी मुझसे चल रही है। तो इसका मतलब है कि अब मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि मैं अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये अनकॉन्शियस को ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अनकॉन्शियस और कॉन्शियस की समझ आ गई सबको? और सबकॉन्शियस होता है तीसरी चीज है सबका, वो चीज जो मेरे ना, मैंने ताजा ताजा याद की है। लेकिन अब मैं कहता यार, वो जो अगले दिन आप मेरे शॉप पे आए थे, तो आपके साथ वो जो एक बंदा था, उसका क्या नाम था? आप थोड़ा ओ किस दिन सर? अच्छा फलां दिन सर, मेरे साथ अशरफ आया था। अब आपने थोड़ा सा फोकस किया, यानी वो चीज जो दिमाग के अंदर आपके ताजा ताजा आपने सीखी है, लर्न किया है, या कहीं ना कहीं पढ़ी है, उसको थोड़ी सी मेहनत से आप याद कर लेते हो, ये आपका होगा सबकॉन्शियस, कि आपने उसके सबकॉन्शियस से चीज को जल्दी से, यानी चीजें रिट्रीव जो होती हैं वो सबकॉन्शियस से जल्दी हो जाती हैं। अनकॉन्शियस के अंदर जो चीजें होती हैं ना, वो उसके लिए हमें बड़ा सोच और विचार करना पड़ता है, गौर फिक्र करना पड़ता है।
जी सर, ऐसे ही है चीजों को, यानी आप अनकॉन्शियस याद आता ही कोई नहीं है मोस्टली। अनकॉन्शियस के मतलब आगे बात करते हैं। सबकॉन्शियस वो होता है कि जो हमें फौरी नहीं पता, लेकिन थोड़ा सोचने से हमें जवाब मिल जाए, कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर सोल्यूशन मौजूद हो, तो उसे हम अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस बोलते हैं। ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस की बात करते हैं, ये प्रॉपर इसके ऊपर हमारा आगे एक पूरा टॉपिक भी है। ठीक है, इस साइको एनालिसिस के ऊपर 4 टॉपिक मैंने बनाए हुए हैं, 5 बनाए हुए हैं। ठीक है, 5 वीडियोस इसके अलावा जो आज पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा 5 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। एक मैंने जो है वो इरोज एंड थैनाटोस के ऊपर बनाई हुई है। एक मैंने इसके मैकेनिज्म ऑफ साइको एनालिसिस सेल्फ डिफेंस वाले किए हुए हैं। एक मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस वाली बनाई हुई है। एक वीडियो मैंने बनाई हुई है इसकी, ये एड ईगो और सुपर ईगो की बनाई हुई है। और एक इसकी स्टेजेस हैं साइको एनालिसिस की, जिसमें फैलिक और वो जो होती हैं वो स्टेजेस के 5 वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है, और हमने प्रॉपर आगे जाके इसको पढ़ना है। ठीक है, स्टडी ऑफ रिकॉलिंग प्रीवियस नॉलेज, अपने पुराने नॉलेज को रिकॉल करना, पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करना, फीलिंग को इंटरप्रिटेशन। तो वो फीलिंग को इंटरप्रेट, अब मैं आपको बताऊं, कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे ना जिनको पानी से बहुत डर लगता है। अब उस भाई पानी से क्यों डरते हो, उसने याद। लेकिन जब मैं बार उसके बड़ी डिटेल से गुफ्तगू करता हूँ ना कहीं नतीजा निकल आता है कि फलां ये कभी पानी में डूबने डूबने लगा था। इसको उस वक्त यानी किसी न किसी वजह से उसके अंदर खौफ आया है, कि जिसकी वजह से वो आज पानी से डरता है, कोई ना कोई वजह बनी होगी। कुछ आग से डरते हैं, हो सकता है वो बचपन में ऐसा शदीद आग से जला हो, या कुछ उसके माइंड के अंदर ऐसी कोई मेमोरीज हो खौफनाक जी, जो मेमोरीज तो कहीं दब गई हैं, अब याद कोई नहीं है, लेकिन उन मेमोरीज के असरात आज भी हैं। जैसे हमें बचपन के अंदर चुड़ैलों की कहानियां सुनाई जाती थी, बड़ा शौक होता था चुड़ैलों की, और जो हम वो रुपए रुपए की कहानियां मिलती थी अरबाज खान की और इस तरह की, हमें जो वो कहानियां मिला करती थी, वो भी मोस्टली चुड़ैलों की कहानियां ही होती थी। तो वो उस वजह से करके हमारे अनकॉन्शियस के अंदर कहीं चुड़ैलों का खौफ बैठ गया। हम बड़ी उम्र तक जो है वो डरते रहे, रात के टाइम किसी को देखते तो हमें जेल में था कि लिखा हुआ था कि उनके पाँव उल्टे होते हैं, उसके पाँव की तरफ देखते चुड़ैल तो नहीं है जी बिल्कुल। कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, पानी से डरते हैं, कुछ फीमेल से डरते हैं। वो मेरा एक स्टूडेंट, मैंने उससे कहा कि सर मैं मेरी लीव लगा दीजिए। मैंने कहा वो जीआर से बात कर दो। कहता सर मुझे बहुत डर लगता है सर फीमेल से, मैं आपको कर दूंगा, मैं वो जीआर को मैसेज नहीं कर सकता था। बीएस करके गया, बीएड कर रहा है मेरे पास। तो अब ऐसे भी है कुछ फीमेल से डरते हैं, हो सकता है उसका प्रीवियस कहीं लाइफ के अंदर कुछ ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, तो उसके अंदर वो अभी बैठा हो कि नहीं, मैं इन्हें तो बस मखलूक तो बच के रहना। ऐसे होते हैं, और कुछ होते हैं बहाने तलाश कर रहे होते हैं सानू बात करने का बस मौका मिले सही, किवें ना किवें मेरे ते कोई नजर करम हो जाए। अच्छा जी, तो ये भी एक जो है ना वो खौफ ही है, डर ही है किसी के। इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज फॉर अनकॉन्शियस फीलिंग, जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड इसके यूज होता है जो हमारे अनकॉन्शियस के अंदर है ना, उसको कहीं रिट्रीव करना, तो वो उसके ऊपर भी होता है। ट्रीटमेंट पीपल हेल्प मेकिंग अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस। तो ये वाले ना मतलब हम किसी शख्स को अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लेके आने के लिए साइको एनालिसिस का ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, इलाज करते हैं। इसको थेरापी भी कहते हैं, थ्योरी भी कहते हैं। जब हम किसी चीज को अप्लाई कर रहे होते हैं ना किसी चीज के ऊपर, यानी मैंने उसके ऊपर उसको प्रॉपर काउंसलिंग कर रहा हूँ कि कैसे उसके जहन से उसको अनकॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस के अंदर लेके आऊं, तो ये थ्योरी है, थेरापी है। और अगर वैसे जनरली बात कर रहा हूँ तो वो थ्योरी हो जाएगा। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कैन बी रिजॉल्व बाय ट्रीटमेंट। तो लोगों को ना डिप्रेशन हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, और ये चीजें भी जो है वो इससे साइकोएनालिसिस से रिजॉल्व की जा सकती है। मुसलसल कहते हैं खच्चोर, क्या बोले हम, खुरच खुरच कर, करीद करीद कर, बारीकी से उसको जान के हम उस मसले का हल निकालने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, उसने एंड ईगो और सुपर ईगो की बात की थी। यहाँ सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, लेकिन इस टॉपिक को हमने डिटेल के अंदर बाद में पढ़ना है। 3 दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम है एड, और एक दोस्त का नाम है ईगो, और एक दोस्त का नाम है सुपर ईगो। एड जो है ना, वो निकलता है घर से ड्राइव करते हुए कार, रास्ते के अंदर देखता है इशारा लगा हुआ है, रेड लाइट जल रही है, और लेकिन कहता है इशारे की ऐसी की तैसी, मेरा मैं नहीं रुकना, वो गाड़ी भगाए रखता है। और वो अपनी अपने पीस के लिए, अपने सुकून के लिए, या आपको जो है जैसे पुलिस वाले होते हैं माशाल्लाह, या जैसे कोई और किसी का जो हमें मजा आता है किसी को तंग करने को, हम उसको तंग करते हैं, मुझे मजा आ रहा है, मुझे नहीं परवाह भाई उसको अगला तंग हो रहा है, अगले को मसला है, और मुझे मजा, मैं अपने मजे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, यानी जब आप अपनी, हम नहीं देखते कि ये मॉरल है कि नहीं है, अखलाकी तौर पे ये चीज जायज है कि नहीं है,
बस मेरी इंस्टिंक्ट के अंदर है, मेरी जिबिल्लत के अंदर है, मुझे मुझे उस काम को करने में मजा आता है बस। ना मेरी वो हेल्थ के लिए ठीक है, ना मेरी मॉरली, मुआशी, सोशली किसी लिए ठीक नहीं है। बस मुझे इस काम का मजा आता है, बस मैं करूंगा। यानी जानवरों वाली जिंदगी है। किसकी जिंदगी है? यानी कि जानवर है, वो अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर काम करता है, उसे उसको कोई शऊर इस्तेमाल नहीं करता। ये एड वाला है। फिर उसके बाद है ईगो वाला बंदा। गाड़ी मैंने निकाली, आगे सुर्ख लाइट जली हुई है, लाइट पे पहुंच, वहां इशारे पे रुका, इधर उधर देखा, हाँ जी कोई गाड़ी गुजर रही है, नहीं गुजर रही, चल जाने दो भाई, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, रियलिटी है। और बाकी इशारा जलता रहे। यानी इसके अंदर ना, ईगो के अंदर हम हकीकत को देख रहे होते हैं, लेकिन इसमें भी अच्छा बुरा नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हकीकत देख रहे हैं कि मेरा फायदा है, यानी सोच है, अगर तो मुझे इसका फायदा हो रहा है तो चल यार जाने दे, कर लेते हैं। ठीक है। यानी कि थोड़ा मेरा कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा। उसमें तो एड में तो नुकसान भी हो रहा था, यहाँ नुकसान नहीं हो रहा तो मैं कर गुजरूंगा। और अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो फिर मैं चाहे तो रुक जाऊंगा। सुपर कोई मॉरल स्टेज है। मैं गाड़ी निकाली, सिग्नल पे आया, सिग्नल जल रहा है, कोई इधर उधर नहीं है, तो मैं कहूंगा कि मैं जो है, नहीं यार मैं गाड़ी आगे नहीं लेके जा सकता, सिग्नल जल रहा है, कोई नहीं यार, 2 मिनट लेट भी हो गई तो हम अपनी जो एक मॉरल वैल्यूज हैं हाई, एक उस्ताद जो है ना वो बेख्याल सुपर इगो ही होता है, कि वो हाई मॉरल वैल्यूज होती हैं। और हम हमारे लिए जिंदगी में सबसे बड़ी चीज डिग्निटी होती है, इज्जत होती है। इज्जत से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं होता। और हम उसके ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो हम मोरालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर होते हैं, सुपर ईगो के ऊपर होते हैं, कि वो चीज जो मेरे लिए बेहतर है, अखलाकी तौर पे सोसाइटी के भी एक्सेप्टेबल है, मैं वो करूंगा, बाकी मैं नहीं करूंगा। बात समझ आई ईगो सुपर ईगो की? इस तरह कंसेप्ट आर डिफिकल्ट टू मैयर, ये क्रिटिसिज्म ये है कि इसके कंसेप्ट मैयर करने बड़े मुश्किल हैं। और ये अनकॉन्शियस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एग्रेशन, चाइल्ड एक्सपीरियंस, बच्चे का जो गुस्सा करता है, एग्रेशन, ये चाइल्ड फ्रंट है, इसके ऊपर, इसका एक्सपीरियंस के ऊपर इसका क्रिटिसिज्म है। ये जो है ना, इसके स्ट्रेंथ ये है कि ये दिमाग की जो बीमारियां होती है उसके इलाज के लिए बेहतर है। हम वो खरीद लेते हैं कि दिमाग की अर्जा, उसको लाहा कहाँ पे हुआ था। थ्योरी ऑफ साइकोडायनामिक थिंकर्स आर स्टिल इन्फ्लुएंशियल। साइकोडायनामिक जो थ्योरीज ऑफ साइकोडायनामिक है, इसकी सारी जो थ्योरीज है ना, एड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इरोज, थैनाटोस, फैलिक, जेनेटिक, ये सारी जो थ्योरीज हैं इसकी, तो ये साइकोडायनामिक थ्योरी ये आज भी इन्फ्लुएंस होती हैं। इसका काम कहाँ पे है? एक तो ये हमारे जो ख्वाब होते हैं उनकी ताबीर के मुतालिक, और ड्रीम्स ऑन अनकॉन्शियस जो हमने अनकॉन्शियस के अंदर, क्योंकि नींद हमारी अनकॉन्शियस होती है, और अनकॉन्शियस के हमने ख्वाब देखते हैं, सुबह बैठ के सोचते हैं यार मुझे ख्वाब पूरा याद भी है कि भूल भूल गया हूँ, क्योंकि ख्वाब बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। वर्क ऑन फॉरगेट, हम अपनी किसी चीज को भुलाने की भी कोशिश करते हैं। वैसे भुलाना भी बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप हम लोग भुला ना सकते, तो हम तो अपने माजी के अंदर दिए गए धोखे, माजी के अंदर मिली हुई टेंशन से ही मर जाते हैं। ठीक है। तो ये वाले जो है ना वो फॉरगेटफुलनेस पे काम करते हैं। वर्क ऑन स्पीकिंग डिसऑर्डर, जिन लोगों को स्पीकिंग में मसला है उसके ऊपर भी काम करते हैं। ग्रेटिफिकेशन, ये जो जिनको अपनी पर्सनल चार्म के लिए, सुकून के लिए काम करते हैं, सेक्सुअल हो, लिबिडो हो, यानी जो ऐसी जैसे अर्ज होती है उसकी, सुकून की जो अर्ज होती है वो वाली, उसके ऊपर बात करते हैं। ट्रीटमेंट पीपल हेल्प मेकिंग अनकॉन्शियस, जो कोशिश करते हैं कि अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की तरफ लेके आए। इरोज और थॉनाटोस की बात भी करते हैं। इरोज जीने की तमन्ना, थॉनाटोस मरने का गम। कुछ हम सारी जिंदगी यही होता है कि हमें जीने का शौक होता है और जीने के लिए हम बड़ी स्ट्रगल करते हैं। और जबकि जो थानाटोज है वो होता है मरने का खौफ, हमने आखिर को एक दिन मर जाना है, और मरने के लिए हमने कैसे गाड़ी में बैठना है, कैसे तैयार होना है, वो चीजें होती हैं। इसकी समझ आ गई साइकोडायनामिक की? इसके बाद है जी अगला, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी ना आइडियलिज्म की तरह है, और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी मेटाफिजिक्स की तरह। ये चीजें, वो जो चीजें हमारे माइंड के अंदर नहीं है, माइंड से बियॉन्ड है, माइंड से कहीं आगे हैं, उन चीजों के मुतालिक बात करना साइकोलॉजी के अंदर ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी होता है। ठीक है। बियॉन्ड द माइंड, ये स्पिरिचुअल साइकोलॉजी भी इसको बोला जाता है। कार्ल जंग, अब्राहम मास्लो यहाँ भी शामिल है। बॉडी और माइंड का क्या रिलेशनशिप है उसके मुतालिक, माइंड एक कहता था ना ये भी एक कॉन्शियस स्टेट है। तो बॉडी और माइंड का स्टेट को देखते हो, और ये किसी शख्स की पर्सनल से हट के है, यानी मेटाफिजिक्स है, बियॉन्ड द वे है, इसके मुतालिक बात करती है। इट स्ट्रेस ऑन डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ थिंग्स स्पिरिचुअली, बड़े हाई लेवल, अपनी जात के ऊपर जानना, फुली अवेयरनेस स्टेट के अंदर होना। तो ये उसके ऊपर काम करते हैं। और इसको इट इज ऑफन कॉल्ड रिलीजियस थॉट, इसे रिलीजियस थॉट भी कहा जाता है। दे अवेयर पीपल, दे आर स्पिरिचुअल बीइंग इन फिजिकल बॉडी,
ये कहते हैं कि इंसान जो है वो स्पिरिचुअल बीइंग है एक फिजिकल बॉडी के अंदर। इंसान की जो रूह है वो स्पिरिचुअल है। इट डील हाउ वी थिंक इन अवर अल्टर स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी। हम कब कब किस किस स्टेट के अंदर कैसे सोचते हैं। हम हैप्पी जब कंडीशन होती है तो हमें कैसे खुश होते हैं, और जब हम दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो कब कैसे हम सोचते हैं। इंट्यूशन अपने ऊपर काम कर, इंट्यूशन की अंतर्विधान की बात करती है। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी भी है। हम मेडिटेशन से अपने आप को समझ सकते हैं। विजन प्रॉस्पेक्टस की बात होती है, सेल्फ की बात होती है। ये थी हमारी जो है वो आज की थ्योरीज। चार हमने स्कूल ऑफ थॉट पढ़ लिए हैं, जिसके अंदर हमने गेस्टाल्ट भी पढ़ा, हमने साइको एनालिसिस भी पढ़ा, हमने मेटाफिजिक्स जो है वो ट्रांसपर्सनल वाला वो भी पढ़ा, साइको एनालिसिस पढ़ा। इसके अलावा कौन सा था, ह्यूमनिस्टिक पढ़ा, ठीक है, और गेस्टाल्ट पढ़ा। यहाँ तक ये चारों की समझ आ गई, आगे चलें। चले मैं क्लास को ना 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए ऑफ करता हूँ। 3 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। 34 मिनट हो गया, 37 मिनट में दोबारा ज्वाइन कीजिएगा।